Back to the class, beta. Good morning to all of you. We are starting topic number 2, General Organic Chemistry, GOC. This is question number 1. 25 gram of an unknown hydrocarbon. अननोन हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसको यहाँ CXHY तो यही मान ही लो, CXHY अपॉन बर्निंग कंबशन करने पे इट इज प्रोड्यूसिंग 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, यही निपटा ले, 2 मोल्स और 9 ग्राम्स ऑफ वाटर है। 9 ग्राम्स ऑफ वाटर मतलब 9/18.5 मोल्स ऑफ वाटर। इज दैट ओके? दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, ये क्वेश्चन आपके पास। आई होप दिस इज ऑर्डिनरी टू यू एज वेल। तुम्हारे लिए भी आसान होना चाहिए इसको, थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर में लिखा हुआ, अदरवाइज दिस साउंड्स बी अ सिंपल क्वेश्चन। तो मेरा मानना ये है कि CXHY जो हाइड्रोकार्बन है आपके पास यहाँ पे, CXHY हाइड्रोकार्बन का कंबशन इक्वेशन लिखेंगे तो इससे x मोल्स ऑफ CO2 और y/2 मोल्स ऑफ H2O आ जाएगा बेटा। ये तो समझ में आ रही बात आपके? दिस बाय कंजम्पशन ऑफ x प्लस y/4 moles of O2 gas. This is a general combustion expression of a hydrocarbon. This is one part. CXHY consume these many moles of oxygen gas upon burning or combustion, giving rise to x moles of carbon dioxide and y/2 moles of H2. Clear? इतनी बात ऑर्डिनरी समझ आ रही है आपके? अब पॉइंट नंबर 2 ऑफ द सेम टॉक। अब आप ये बताइए, इसके 1 मोल से इसका x मोल मिलता है बेटा, तो x का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपने निकाल लिया, 2 मोल्स है। और y/2 का वैल्यू कितना निकाला बच्चा आपने? हाफ निकाला ना, 1/2.5। so 2's are cancelled, y is equal to 1. This implies y is equal to 1. So what is the empirical formula of this so called hydrocarbon is C2H. Interesting, empirical formula ये आ रहा है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर ये आ गया तो आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा बेटा 12 × 2 + 1 विच इज 25 ग्राम। इसका मतलब कि इसके 25 हर 25 ग्राम में कार्बन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 24 ग्राम हो जाएगा ना। अब जरा क्वेश्चन रीड करो तुम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? 25 ग्राम ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स how much mass, how many grams of carbon, which is 24 gram. We calculate it right now, and 1 gram of hydrogen. So this is simplest analysis of this question. अब तुमको ये पूछना चाहिए मेरे से, टीचर आप ये बताइए C2H के एम्पेरिकल फॉर्मूला का कौन सा कंपाउंड हो सकता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो सिंपलेस्ट ऑफ कंपाउंड जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये? कैन वी डू इट दिस वे? C4 में बी एंड व्हाट एल्स H2। अब इस फॉर्मूले से क्या कंपाउंड बन सकता है? क्या इस फॉर्मूले से ऐसा कोई कंपाउंड बनाए जाने की गुंजाइश है? C4H2 क्या बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे? C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा बन सकता है क्या? सो तुम काउंट करो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं इसमें। 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं बच्चे, और कितना कार्बन आ रहा है? 4 ही कार्बन आ रहा है। C4H2 के फॉर्मुलेशन का कंपाउंड हो तो गया। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट अगेन, इस एम्पिरिकल फॉर्मूले से ऐसा एक कंपाउंड तो हम डेफिनेटली बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने तुम्हें एक बना के दिखाया है। सो दिस इज वन सच कंपाउंड विच इज हैविंग एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 2 ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4 4 कार्बन है। ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन नहीं है, ब्यूट में 1 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। तो ब्यूटा 1,3 डाई आइन बोलेंगे इसको। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन का कोई खास सिग्निफिकेंस या जरूरत नहीं है, मैं तुमको क्वेश्चन से कंफर्टेबल कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि तुमने ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कंपाउंड बहुत कम इस्तेमाल किया होगा। होता है, they exist, they do exist practically. I have shown you here. So this is one such compound. Can we quickly move? Yes, boss, we can move. Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher on this Unacademy Plus platform. बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है, यानी कि अभी 11th क्लास में आए, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच। बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल 0 लेवल से, बेसिक से, सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त। ठीक है बच्चों, इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही
टॉप क्लास फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं, ठीक है ना। मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस बैच में बच्चों क्या होगा, इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। और एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग, ठीक है ना। पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा, ठीक है ना। हर कॉन्सेप्ट, हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को कवर करेगा, इनफैक्ट आपकी स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेई मेंस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, जेई एडवांस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। Question number next, what is the statement of this question is, the statement is the correct statement, the question is the correct statements about the following species is 1 and 2. So what we can do is label this as A and this as B, because options is reading as A and B. A and B to sing. So option A and option B, right? Now if you can see here, this is 6 pi electron, this is cyclic, this is planar, this is conjugated as well. ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर ये जो pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल जो है ये कंजुगेशन में, इसके साथ ये कंजुगेशन में परपेंडिकुलर प्लेन में, मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर मॉलिक्यूलर xy प्लेन में बेटा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये z प्लेन में, और ये पाई बॉन्ड के साथ ये दोनों p ऑर्बिटल भी कंजुगेशन में। तो साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो क्या ये एरोमेटिक होगा? बिंदास एरोमेटिक होगा। तो ए इज डेफिनेटली एरोमेटिक। सो ये हो सकता है ए ऑप्शन, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। सी तो ऑप्शन गया बेटा यहाँ से। अब बी को जरा चेक कर लो एक बार, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6 और एक लोन पेयर ऑक्सीजन का, ये भी तो इस रिंग का हिस्सा हो रहा है यहाँ पे। सो क्या ये इसको एंटी और एंटाई एरोमेटिक कर देगा? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी कंपाउंड विच हैज 4n pi electron, which is cyclic, which is planar, which is conjugated, is an anti or anti-aromatic compound. Anti-aromatic compound. Any compound which has 4n plus 2 pi electron, revising Huckel's rule, which is cyclic, which is planar, which is conjugated, is an aromatic compound. Aromatic, anti-aromatic, aromatic. और तीसरी बात ये स्टेबिलिटी की जहाँ तक बातचीत की जाए तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होता है बेटा, और लास्ट में एंटी और एंटाई एरोमेटिक होता है। ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है मोटा मोटा। सो वी हैव चेक द एरोमेटिसिटी, we have analyzed the question, analyzed the option, got the answer, got the solution, got the principle involved. What is the principle involved? Is Huckel rule, any compound which has 4n plus 2 pi electron, which is cyclic, overall cyclic, which is planar, sp2 hybridized throughout, and which is conjugated, is an aromatic compound. We have analyzed. Move quickly. Next question, the increasing order of nucleophilicity. Nucleophilicity is attack on the carbon atom. Same species can be nucleophile when it is attacking a carbon, and same species is becoming a base when it is attacking a proton. So OH माइनस एक साथ अगर कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस अगर H प्लस के ऊपर अटैक कर रहा है
तो वो बेस है। ये बात आपको पता है, हमने रिवाइज किया यहाँ पे। फिलहाल ये कंसेप्ट था नहीं, मैंने रिवाइज किया आपको अलग से। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो तुमको पता है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अटैकिंग एटम। अटैकिंग एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस करके आउट ऑफ I माइनस Br माइनस Cl माइनस एंड F माइनस I माइनस इज सपोजिटली द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। अब इसके आसपास अगर बल्क बढ़ाएंगे तब न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। अगर अटैकिंग एटम का साइज बढ़ा दिया आपने तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये, यहाँ अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज करना है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से भी कंसेप्ट देना पड़ेगा। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज अ फार सुपीरियर न्यूक्लियोफाइल देन अ न्यूट्रल स्पीशीज। दिस इज कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास H2O और OH तो आपने कंपेयर कर लिया है। अब आपने OH और मान लो कि आपने OH और OH को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है बेटा, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ये डिसाइड करना है आपने। सो 4 एंड देन व्हाट, 4 देन व्हाट, 4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, देन 1 देन 3 देन 2, ओके राइट। सो अब आप ये देखिए, अब आपने कंपेयर करना है 4 को OH माइनस को, तो OH माइनस और CH3COO माइनस। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि OH माइनस एक्सक्लूसिवली O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसकी अटैकिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। ये O नेगेटिव कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है तो इसकी अटैकिंग एबिलिटी घट जाएगी। सो दिस अनकंजुगेटेड सिस्टम, unresonated system is far more stronger nucleophile than a conjugated one। और ये कंजुगेटेड जो है इसको इससे कंपेयर करो CH3S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O नेगेटिव से, तो ये ट्वाइस कंजुगेशन में है, 2 बारी कंजुगेशन में, तो ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, मतलब ये इससे भी ज़्यादा वीकर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो अब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद क्या बताएंगे बेटा, 1 बता लेंगे, इसके बाद क्या बता लेंगे, 3 बता लेंगे, इसके बाद क्या बता लेंगे, 2 बता लेंगे, 4 1 3 2। सो ये ऑप्शन गलत है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4 1 3 2। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? This is a typological error, we can always improve upon this. So this is the order of nucleophilic strength of these 4 species. Concepts involved I have written here. I have written here the concepts involved. Now let me ask you one question. This is a question just like that. ये एक ऐसा compound है आपके पास OOH minus or hydrogen peroxide H2O2, which is a stronger nucleophile. Hydrazine NH2 NH minus and NH2 NH2, which is a stronger nucleophile. तो ये मैंने आपको एक पेरिफेरल क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1. This portion you cannot write 1 and 2. Take it as a homework और self do work. इसको करके आप मुझे चैट बॉक्स में सबमिट कर देंगे और वी कैन सेपरेटली कम्युनिकेट अबाउट दीज सम सेल्फ डू क्वेश्चंस, राइट? So this was question number 3. Let us move quickly towards the next question, next assignment, right? We will do the question along with the concept involved. Question number 3 का आंसर आपने चेक कर लिया बेटा, यहाँ पे 3 का आंसर क्या आ गया, बी बॉम्बे। क्विकली चेक कर लेंगे एक बार दोबारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे। क्या क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था, कंपाउंड दैट गिव्स व्हाट, precipitate, okay, on warming with aqueous silver nitrate. एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ वार्म करने पे किसने प्रेसिपिटेट देना है ये बताना है आपको, ठीक है? ऑप्शन ए दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे, ऑप्शन ए अगर आप देखते हैं यहाँ पे पिक करके तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि उसको मुझे ये दिखा देना चाहिए तो थोड़ी जगह बच जाती। ये ब्रोमीन का जो लोन पेयर है क्या इसके साथ कंजुगेशन में, तो जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है बच्चे यहाँ पे, will that be acquiring some degree of partial double bond character। जब इसका partial double bond character हो जाएगा, it becomes, there is a positive charge also on bromine, this becomes too difficult to break this bond, this is not in a position to release or furnish bromide ion। जब यहाँ से bromide ion निकलेगा नहीं तो Ag प्लस के साथ कंबाइन करेगा नहीं, AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं। सो दिस इज डेफिनेटली
not going to produce a precipitate. So what is the basic concept we have applied? जब भी ब्रोमीन का लोन पेयर डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन शो करेगा, जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है, ब्रोमीन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन शो कर रहा है, दिख रहा है आपको? तो इस केस में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर कर लेगा. दिस बिकम्स टू डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड. व्हेन यू कैन नॉट ब्रेक दिस बॉन्ड, दिस वोंट गिव एनी प्रेसिपिटेट विद AgNO3. क्लियर? व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? अगर आपने Br नहीं, यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है, चलो बिंदास, आपने Br को बाहर निकाल दिया, Br माइनस ही बाहर निकलेगा बेटा यहाँ से. तो अब Br माइनस अगर बाहर निकलेगा तो बचा क्या रह जाएगा यहाँ पे? डबल डबल और एक पॉजिटिव चार्ज. ओ, अब ये तुमको दिख रहा है एक बहुत ही डेंजरस खतरनाक टाइप का स्पीशीज है. क्या डेंजरस? अरे भाई RDX थोड़ी है, RDX के तरीके का डेंजरस नहीं. तुमको ये दिख रहा है यहाँ पे 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक ये है, प्लेनर ये है, और ये पॉजिटिव चार्ज pz ऑर्बिटल जो है कंजुगेशन में भी है यहाँ पे. तो कंजुगेशन भी है बेटा, इसका मतलब ये अपने आप में एक एंटी या एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया. एंटी एरोमेटिक सिस्टम और हाईली अनस्टेबल नहीं बनेगा ये. सो ये भी Br माइनस इंड्यूस या प्रोड्यूस या जनरेट या फर्निश करने नहीं जा रहा. ये भी नहीं जा रहा भाई, चलो ये भी नहीं, इससे भी नहीं बन रहा है AgBr का प्रेसिपिटेट. ऑप्शन नंबर सी को एनालाइज करने से पहले जरा मैं एक बार डी को एनालाइज कर लूँ. डी फॉर दिल्ली. यहाँ पे तुमको दिख रहा है Br का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन तो नहीं है ये, इसको तुम पिरिडीन बोल दो, पिरिडीन के साथ कंजुगेशन में है. सो दिस इज काइंड ऑफ अनअवेलेबल अगेन, जस्ट विद द सेम शेयर लॉजिक एज ऑप्शन ए वाज. सो व्हाट इज द ऑप्शन इज, वी हैव ऑड मैन आउट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. बट व्हाट इज द लॉजिक? अगर तुमने Br माइनस यहाँ से निकाल दिया तो बचा क्या रह गया बेटा? बचा क्या रह गया? देखेंगे यहाँ पे 7 मेंबर का एक रिंग है, इसमें पॉजिटिव 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 और यहाँ डबल 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 और यहाँ डबल 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 और यहाँ एक डबल 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 बॉन्ड और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है. मतलब ये एक एरोमेटिक सिस्टम है. इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कार्बोकटायन. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज 1 3 5 cycloheptatrienoyl carbocation. This is tropylium ion. Tropylium ion is an aromatic system, and because it is aromatic system, it is definitely formed, and when it is definitely formed, it will definitely release bromide ion, and when it will definitely release bromide ion, it will combine with AgNO3 to give rise to AgBr, yellow white curdy precipitate. Yellowish white curdy precipitate देगा, rather more yellow and less white precipitate. तो ये AgBr का precipitate induce कर लेगा, and which will give rise to precipitate. Why option C is the correct answer? We have figured out. Move question number 5. The principle of column chromatography. Chromatography बहुत सारे टाइप के होते हैं. column chromatography, thin layer chromatography, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी होते हैं बेटा. और क्रोमेटोग्राफी की खास बात ये होती है कि उसमें एक सॉलिड लेयर, एक सॉलिड स्टेशनरी फेज होता है और एक मूविंग मोबाइल फेज होता है, और उसमें एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे सारे बिहेवियर, सारे फिनोमेना ऑब्जर्व होते हैं. So the principle of chromatography or column chromatography, I think, is based upon the concept of differential adsorption of the substances on the mobile phase. It is not solid phase. On the mobile phase, it's not solid phase. It is mobile phase. So why option B is the correct answer is because of this reason. You modify this as mobile phase. Solid station is a stationary phase. Right. So move to question number 6 now. In the following compound, ये compound दिया गया आपके पास, और इस compound में आपने बताना है कि कौन सा फेवरेबल साइट्स है प्रोटोनेशन को लेकर के. प्रोटोनेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? प्रोटोनेशन होने का मतलब कि इसने H+ गेन करना है. H+ वही नाइट्रोजन गेन करेगा जिसके पास लोन पेयर हो. ये लोन पेयर के जरिए प्रोटॉन को गेन कर सकता है. इतनी बात तुम्हारे समझ में आ रही है? लेट मी शो दिस. अमोनिया ले लो तुम और इसको प्रोटॉन से रिएक्ट करा लो, तो ये NH4+ बना रहा है, तो ये प्रोटॉन गेन कर रहा है. सो प्रोटॉन गेन या प्रोटोनेशन की एबिलिटी बोलते हैं इसको. अब आप एक बात ये देखना बेटा आपने कि यहाँ पर किस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है
वो फ्री है। फ्री का मतलब वो कंजुगेशन का हिस्सा नहीं है। क्या ये नाइट्रोजन कंजुगेशन का हिस्सा नहीं है? नहीं जी, ये नाइट्रोजन तो इस रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेटेड है, और जब ये नाइट्रोजन कंजुगेटेड है तो ये प्रोटोनेशन अंडरगो नहीं करेगा, ए वोंट अंडरगो प्रोटोनेशन। ई वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर को देखो, ये भी इसके साथ कंजुगेशन में है, ये भी यहाँ कंजुगेशन में है रिंग के साथ, ये भी प्रोटोनेट नहीं होएगा। अब आप अगर बी वाले लोन पेयर को देख लें, नाइट्रोजन के लोन पेयर को, बी वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर देखे बेटा, ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ कंजुगेशन में नहीं है बेंजीन रिंग के साथ। क्यों कंजुगेशन में नहीं है? ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है इसका प्लेन अलग है, जेड प्लेन में है ये ठीक है। ये अगर मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में है और ये पाई बॉन्ड जेड प्लेन में है, इफ दिस इज इन जेड प्लेन, molecule is in xy plane. If I have triggered off this topic, let me talk. Molecule is belonging to xy plane, right? The pi bond has gone to z plane, and the lone pair on nitrogen is again in the xy plane. So this will not show any conjugation. Lone pair of nitrogen is belonging to the molecular plane xy plane, चूंकि अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो लो विस टाइप्स हैं बेटा इसके, ठीक है। सो ये तो मॉलिक्यूलर प्लेन में है लोन पेयर। जब मॉलिक्यूलर प्लेन का लोन पेयर है तो जेड प्लेन के पाई बॉन्ड के साथ वैसे ही कंजुगेट नहीं करेगा। जब ये कंजुगेट नहीं करेगा तो ये अवेलेबल है। सो बी वाला लोन पेयर अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए। मेरे ख्याल से सी वाला लोन पेयर भी वैसा ही है, तो सी का लोन पेयर भी अवेलेबल है। और डी वाला लोन पेयर भी कंजुगेशन का हिस्सा नहीं है, तो डी वाला लोन पेयर भी अवेलेबल है। तो दिस वाज अ गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो बी, सी और डी के लोन पेयर वो कंजुगेशन का हिस्सा नहीं है। कंजुगेशन का हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोन पेयर मॉलिक्यूलर प्लेन को बिलोंग कर रहे हैं और जो पाई बॉन्ड है वो जेड प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में। तो जब ये इस प्लेन का हिस्सा नहीं है, इसके साथ कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, तो ये अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए। फेवरेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन इज व्हाट? वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी, सी एंड डी we analyze that. Okay, so look at the question, re-look at the question, because this has become slightly messy on this side. एक बार दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को. If you are not able to understand, quickly reply back. I will re-explain the same question again and again, right? So let us move towards the next question now. Number 7 की तरफ migrate कर जाइए. Arrange the following compound in decreasing order of equilibrium constant for hydrate formation. Do you understand the question? Towards hydrate formation. पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जरा डिफाइन करें यहाँ पे. सपोज करो मैंने एक कंपाउंड रैंडमली पिक कर लिया. इट्स नॉट सो रैंडम, इट इज डेलिबरेट. मैंने जानबूझ के कंपाउंड लिया है बच्चे, बिकॉज इन ऑल द ऑप्शन Z इज द फर्स्ट ऑप्शन. So take Z as one of the compound and then COCH3, and what else? There is a nitro group at the para position, and could you see here, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जब इसके ऊपर वाटर अटैक करता है बेटा, ये हाइड्रेट बनाता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, दिस मूव्स आउट. व्हाट डू यू गेट इज समथिंग लाइक दिस. बेंजीन इंटैक्ट, नाइट्रो इज ऑलवेज देयर, एंड दिस CO नेगेटिव इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होकर COH में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ भी OH और यहाँ CH3. So this is supposedly an equilibrium reaction moving back and forth in both forward and backward direction, right? Point number 1. Point number 2, quickly, what is the equilibrium constant? Equilibrium constant, if you label this as product P and this as reactant R, so equilibrium constant is product concentration upon concentration of the reactant. So more is the concentration of product, more is the value of equilibrium constant. So this is concept 1, 2, 1 by 1. Is that okay? अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है बेटा. इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? ये बात आपके समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताइए कि प्रोडक्ट तभी ज़्यादा बनेगा जब इसके ऊपर वाटर ज़्यादा अटैक करेगा. यस, नो? आई सेड प्रोडक्ट तभी ज़्यादा बनेगा जबकि वाटर इसके ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा. अब वाटर इसके ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइड करना है हमने. वाटर इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है बेटा? इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर इसलिए अटैक कर रहा है चूंकि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है.
इसके ऊपर इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा दी तो वाटर ज़्यादा अटैक करेगा। वाटर जब ज़्यादा अटैक करेगा तो ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगा। जब ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो कहने का मतलब ये कि अगर वाटर ज़्यादा अटैक कर रहा है, वाटर अटैक इज मोर, this implies more product is formed. This implies equilibrium constant increases. Water attack is more. This is implied by when carbonyl carbon C double bond O is more positively charged. Is that okay? I have written the concept involved. Is that fine, all of you? When this carbonyl carbon is more positively charged, more water will attack, more product is formed, more product ensures higher equilibrium constant. Revise now. Now you tell me, क्या नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? क्या ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा? मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। क्या क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है माइनस आई से? दो इट इज प्लस आर ऑल्सो, बट माइनस आई क्रिटिकली डोमिनेट्स ओवर प्लस आर इन केस ऑफ हैलोजेंस। सो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जी। तो इसका मतलब है कि Z के बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? Y आ जाएगा बेटा। अब Z के बाद Y, अब W और X में डिसाइड करना। W दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका लोन पेयर घुस जाएगा, प्लस रेजोनेंस है और माइनस आई है यहाँ पे, प्लस रेजोनेंस इन दिस केस डोमिनेट्स ओवर माइनस आई। इज दैट ओके? So after all this discussion, which is the most reactive? So Z is the most, then Y, and then X, and eventually you have what? W. Sub Z, Y, X, W. This is the order of reactivity. So Z, Y, X, W is option number A. Answer is an offshoot. Concept was important. Concept we have done. Quickly देख लीजिए, क्वेश्चन था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन वही ज़्यादा होगा जिस केस में कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहाँ सबसे ज़्यादा है बेटा? जहाँ पर नाइट्रो, बिकॉज नाइट्रो इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बोथ माइनस आर एंड माइनस आई operational together simultaneously. So this is the most positively charged, most positively charged, after this positively charged, after this positively charged, after this. The magnitude of positive charge is gradually decreasing. So this is the order or ease of reactivity towards hydrate formation. That is the most reactive. Done. Move. Question number next. 8th is a question reading as what? क्या statement है question का? An organic compound is estimated through Dumas method, right? And was found to evolve 6 moles of carbon dioxide. इसका मतलब कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स जो है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होते हैं। तो कार्बन के मोल 6 हो गए कंपाउंड के अंदर, 4 मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे, दे आर ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट? So hydrogen is virtually 8, and 1 mole of nitrogen gas, number of moles of nitrogen in the compound will be 2 times number of moles of nitrogen gas. So this is NS2. So what is the formula of the compound? As per this Dumas estimation is C6H8N2. Answer is ordinary, concept is ordinary, application is very fast. We have to apply this way only, and this is genuinely PYQ, previous year question from IIT question bank. So some damn ordinary questions are also asked. I am reiterating that time and again. Which amongst the following is the strongest acid? Which is the strongest acid in this lot? So suppose I pick up one option, say let us pick chloroform CHCl3. Why it is an acid? Primarily, first of all, it is a carbon acid. You must be understanding there is no oxygen involved here, OH bond. So this is a carbon acid. When it is a carbon acid, what happens? This proton has to be lost and the equilibrium is kind of shifted more in the forward direction. But why it is shifted more in the forward direction? If the equilibrium is shifted more in the forward direction,
it means it releases proton, it becomes an acidic compound. तो ऐसा हो तो रहा है यहाँ पे, लेकिन अब क्यों हो रहा है, why it is acidic, ये जानना है हम लोगों को. ये ऐसा तभी होगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जबकि जो कंजुगेट बेस बन रहा है, अगर ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है, इसको स्टेबलाइज होना चाहिए. क्या ये स्टेबल है, देखते हैं इस बात को एनालाइज करके. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर देखो, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, px py इन्वॉल्व हो गया, तो इसके pz में ये नेगेटिवली चार्ज बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गया. और क्लोरीन के पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर 17 है, 287 कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, इसका मतलब इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है. तो ये नेगेटिवली चार्ज वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे, ये इसके पी से क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के जरिए माइग्रेट रहा है. ओ, there is a possibility of p pi d pi bonding in chloroform. Can you see that? Not in chloroform, in the conjugate base of chloroform. जब ये p pi d pi bonding से stabilize हो जाएगा, ये highly stable होगा. जब ये highly stable होगा, ये प्रोटॉन लूज करेगा. जब ये प्रोटॉन लूज करेगा, ये एसिडिक कंपाउंड की तरह क्यों बिहेव करता है, we have kind of justified. This is okay, fine. अब एक और कंपाउंड, इन सारे केस में थोड़ा थोड़ा हो रहा है बैक बॉन्डिंग या बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. यहाँ भी हो रहा है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, यहाँ भी हो रहा है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. दो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग इज लेसर इन आयोडोफॉर्म बिकॉज आयोडीन का डी जो है और कार्बन का पी, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ भी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कम हो रहा है विद क्लोरीन. यहाँ क्या हो रहा है, साइनोफॉर्म बोलते हैं इसको. जब इसने प्रोटॉन लूज किया बेटा, तो क्या बन गया, सी नेगेटिव and C triple bond N and C triple bond N and C triple bond N. और क्या तुमको दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में, थ्राइस कंजुगेशन में, 3 times. So this is straight away conjugation, that is p pi d pi bonding. This is far dominant, this factor is far dominant. So this carbon ion is the most stabilized. So this is the strongest carbon acid. Why answer is D. We have analyzed, we have revised, we have gone through the concept. Question number 10, which of the following compound will be suitable for Gelder's method for nitrogen estimation? You know, nitrogen part of ring doesn't participate in Gelder's method. You know, nitrobenzene doesn't participate in Gelder's method. You know, benzene diazonium chloride, benzene diazonium salt don't participate. The only compound which can participate in Gelder's method for nitrogen estimation is aniline, benzenamine, you can say that. So this will give rise to ammonia upon treatment. This ammonia is reacted with sulfuric acid. Then we estimate nitrogen quantitatively, I repeat. So this is Gelder's method responded by this compound number B only. So 10th option is B. Gelder's method. Gelder's method, by the way, is an important method of estimation of nitrogen. So please do some numerical on this, and we would be definitely doing some numerical on Gelder's method very shortly. So next is question number 11, which is stating which of the following molecule is least resonance stabilized. So quick fast, we can do it quick fast. A is extremely resonance stabilized because this is aromatic, so this is highly resonance stabilized. C is extremely resonance stabilized because this is aromatic. Even B is highly resonance stabilized because this lone pair, if this becomes part of the aromatic sextet, I say aromatic sextet. I said aromatic sextet, then even this becomes aromatic. This D is the only compound where there is no possibility of an iota of aromatic character. यहाँ aromaticity बिल्कुल आ ही नहीं सकती बेटा. सब कुछ होने के बावजूद 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आएगा, बिकॉज ये जो है ये इससे सेपरेटली कंजुगेटेड है और इसके साथ सेपरेटली कंजुगेटेड है. क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं इसको. दिस इज नॉट एक्सटेंडेड कंजुगेशन. So this is not aromatic, and because this is not aromatic, this is the least resonance stabilized, and this is the correct option for this question. Which of the following is the least resonance stabilized? So this was all about general organic chemistry, 2 parts done with all of you. Revised questions. Some of the questions are given based on nomenclature isomerism. Deliberately simple question because these questions are asked as PYQ in your
in your JEE main examination. You have to do them religiously. Then part 2 has some applied questions, some more application based question. Do them, and let's hope you do exceedingly well in your forthcoming JEE main examination. God bless all of you. Thank you. Thanks all.